हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इस क्लास का इस गहन विश्लेषण का मेन मिशन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज विषय का एक महा रिवीजन करना है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा ना तथ्यों और परिभाषाओं पर आधारित होगी। मतलब इधर उधर की बातें नहीं होंगी। परीक्षा क्रैक करने के लिए हमारे पास 4 मंत्र हैं। अच्छा, 4 मंत्र। जी। शिक्षा के दर्शन, प्रमुख विचारक, ऐतिहासिक प्रणालियां और आधुनिक नीतियां। हम बिना किसी भटकाव के इन्हीं 4 मंत्रों का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सीधे पहले मंत्र पर आते हैं। शिक्षा के दर्शन और ध्रुव। किसी भी व्यवस्था को समझने से पहले उसके मूल सिद्धांतों यानी दर्शन को समझना जरूरी है ना? एकदम जरूरी है। सबसे पहले इसमें आता है प्रयोजनवाद, जिसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इसके जनक विलियम जेम्स हैं और इसका जो सबसे मूल सिद्धांत है वो है करके सीखो, यानी लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, मतलब बच्चा जब तक खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकली चीजें नहीं करेगा तब तक उसको सच में समझ नहीं आएगा। वही ना। और इसके बाद आता है प्रकृतिवाद। इसमें ना एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे माना गया है। अरे हाँ। पर पर्दे के पीछे का मतलब ये नहीं कि टीचर क्लास छोड़कर ही चला जाए। इसका मतलब है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो। अच्छा। हाँ, प्रकृति खुद उसको सिखाएगी। टीचर वहां सिर्फ एक अनजाने गाइड की तरह रहेगा जो बस ध्यान रखेगा। समझ गए। और फिर तीसरा है आदर्शवाद। इसकी मान्यता है कि आध्यात्मिक संसार ही सत्य है और सबसे मेन बात, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं ना, उनको निर्धारित करने में इस आदर्शवाद का सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल, आदर्शवादी मंजिल बताता है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, तो अगर शिक्षा एक यात्रा है तो आदर्शवाद मंजिल तय करता है, प्रयोजनवाद उस रास्ते पर खुद चलने की यानी करके सीखने की प्रेरणा देता है, और प्रकृतिवाद एक ऐसा गाइड है जो पर्दे के पीछे रहकर आपको स्वतंत्र छोड़ देता है। वाह, क्या बात है। ये बहुत अच्छे से लिंक किया आपने। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही एक कंप्लीट एजुकेशन बनाता है। सही कहा। अब इन दर्शनों के बाद आते हैं शिक्षा के ध्रुव पर। एजुकेशन की प्रोसेस आखिर किन के बीच होती है? एडम्स और रॉस के अनुसार ये एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें केवल शिक्षक और छात्र होते हैं। वेट, सिर्फ 2 लोग? पर जॉन ड्यूई ने तो इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था ना? हाँ, जॉन ड्यूई ने इस थॉट को आगे बढ़ाया और इसमें तीसरा ध्रुव जोड़ा, जिसे हम पाठ्यक्रम यानी करिकुलम कहते हैं। राइट। उनका मानना था कि अध्यापक और बालक के बीच जब तक कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा तो उनके बीच आखिर किस विषय पर चर्चा होगी। सही बात है। तो अब जब हमें शिक्षा की प्रक्रिया समझ आ गई, तो अब ये जानना जरूरी है कि किन महान विचारकों ने इन प्रक्रियाओं की नींव रखी थी। यही हमारा दूसरा मंत्र है। बिल्कुल। अगर पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट की बात करें तो सबसे पहला बड़ा नाम आता है फ्रोबेल का। इन्हें किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। हाँ, बच्चों को पौधे और टीचर को माली माना गया था इसमें। और दूसरा क्रांतिकारी नाम है मारिया मॉन्टेसरी का, जो 1939 में भारत आई थी। जी हाँ, उन्होंने शिक्षण को 3 भागों में बांटा। पहला कर्मेंद्रियां, दूसरा ज्ञानेंद्रियां और तीसरा पढ़ने लिखने की शिक्षा। मतलब पढ़ना लिखना सबसे लास्ट में, पहले उनकी मोटर स्किल्स और सेंसेस पर काम होता है। एकदम सही। इसके अलावा सुकरात का नाम आता है, जो प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे, और रूसो, जिन्होंने एक बड़ा कथन दिया था। उनका कहना था कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। हाँ, एकदम ब्लैंक स्लेट। तो यहाँ पर ना रूसो की कोरी स्लेट और सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के बीच एक बड़ा ही मजबूत कनेक्शन बनता है। वो कैसे? क्योंकि बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर ने, सुकरात की प्रश्न पूछने की कला ही उस कोरी स्लेट पर ज्ञान उकेरने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अरे वाह, ये कनेक्शन सच में बहुत क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट को। अब अगर भारतीय विचारकों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, उनका दर्शन तो बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब ज्ञान बाहर से नहीं आना, बच्चा अंदर से पूर्ण है, बस उसको बाहर लाना है। उसकी ठीक बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी का विजन आता है। उनका मानना था कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यानी एक हार्मनी बनाती है। बिल्कुल। और एक और भारतीय विचारक हैं गिजुभाई बधेका।
इन्होंने तो बालकों को एक पूरी नई संज्ञा ही दे दी, बाल देवो भव। बाल देवो भव, यानी बच्चे भगवान के समान है। और श्री अरबिंदो घोष भी इस लिस्ट में है, जिन्होंने पौंडीचेरी में आश्रम की स्थापना की थी। ये सब एग्जाम के लिए काफी जरूरी पॉइंट्स हैं। सही कहा। और फैक्ट्स को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अरस्तु ने कहा था कि इस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अच्छा। और रॉस का भी एक कथन है कि आत्मा ही संसार का पदार्थ है, जो सीधे तौर पर आदर्शवाद से जुड़ता है। और हेगेल का मानना था कि संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासात्मक है। और इसमें हम फ्रॉबल्स का कोट भी जोड़ सकते हैं कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। मतलब ईस्ट हो या वेस्ट, सबका फोकस बच्चे के अंदर की शक्ति पर था। बिल्कुल। तो विचारकों के दर्शन से आगे बढ़ते हुए अब हमें ये देखना होगा कि इतिहास में इन शिक्षा प्रणालियों को धरातल पर कैसे लागू किया गया। ये हमारा तीसरा मंत्र है, प्राचीन शिक्षा प्रणालियां। इसमें सबसे पुरानी है वैदिक शिक्षा। इसका जो मुख्य संस्कार होता था उसे उपनयन संस्कार कहते थे। इस पूरी प्रणाली का आधार वेदों पर था। और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान, विद्या और बोध की प्राप्ति था, राइट? एकदम राइट। लेकिन उसके बाद आती है बौद्धकालीन शिक्षा, जिसमें प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसे पब्बज्जा भी कहते हैं। ये लगभग 8 वर्ष की आयु से शुरू होती थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति से बदलकर निर्वाणा की प्राप्ति बन गया था। दोनों में बड़ा अंतर यही है। सही पकड़ा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बार बार हाईलाइट किया है, परीक्षा में उपनयन और प्रवज्जा संस्कार का अंतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम देने वालों को ये बदलाव बिल्कुल क्लियरली याद रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। और इनके अलावा तीसरी प्रणाली थी मदरसा शिक्षा। इस व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। फारसी भाषा। अच्छा, तो इन प्राचीन गुरुकुलों और आश्रमों से निकलकर जब शिक्षा एक आधुनिक समाज का हिस्सा बनी, तब इसे ठीक से चलाने के लिए कुछ आयोग और कानून बनाए गए। यहीं से हमारा चौथा मंत्र आता है। हाँ, आधुनिक शिक्षा आयोग, नीतियां एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। क्रोनोलॉजी देखें तो 1935 में मैकॉले का प्रतिवेदन आया। फिर स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग आया, जिसका पूरा फोकस उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पर था। बिल्कुल। फिर आई 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी। इसका लक्ष्य बड़ा सामाजिक था। स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और विकलांगों के लिए समान सहभागिता लाना। पर पता है, 1990 में रमा मूर्ति समिति बनी, जिसका लक्ष्य 1986 की नीति की समीक्षा करना था। सिर्फ 4 साल में ही रिव्यू। हाँ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी चेक करना जरूरी था। फिर बाद में कानूनी अधिनियम लागू हुए, जैसे कि RTE 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, किसी को भी पढ़ने से रोका नहीं जा सकता। और EPA 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लागू हुआ। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जनसंख्या शिक्षा। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना है। और सबसे बड़ी बात, इसका सर्वाधिक उत्तरदायित्व किस पर है? शिक्षकों पर। टीचर ही क्लास में बच्चों को रिसोर्सेज के बारे में समझा सकता है। एकदम सही। और अब एक ऐसी पॉलिसी जिस पर हमेशा कंफ्यूजन होता है, राजभाषा नीति। राजभाषा का दर्जा मिला है। जी, राजभाषा। हाँ, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। शिवांश मिश्रा सर का ये पॉइंट छात्रों को एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाता है। लोग भावनाओं में आकर राष्ट्रीय भाषा टिक कर आते हैं। हाँ, और मार्क्स कट जाते हैं। खैर, अब थोड़ा समाज की डार्क साइड देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, लेकिन यही बाल श्रमिक की समस्या आती है। कड़वी सच्चाई है ये। बाल श्रम के मुख्य कारण है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि। इसीलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास रखा गया है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। और जो लोग डेली स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा है, जिसके अन्य नाम है मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम और पत्राचार शिक्षा। तो यहाँ हमारे चारों मंत्र पूरे होते हैं। हाँ, दर्शन से लेकर आधुनिक नीतियों तक का पूरा एनालिसिस हमने कवर कर लिया। लेकिन इस क्लास को समाप्त करने से पहले एक थॉट जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। शिवांश मिश्रा सर का एक प्रेरणादायक कथन है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बात है। तो कल जब आप सब खुद एक शिक्षक बनेंगे, तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के उस डर से ऊपर उठकर आप ऐसे कौन से कठोर फैसले लेंगे जो सच में दुनिया बदल सकें?
ये आप खुद से जरूर पूछेगा। बिल्कुल, हर टीचर को अपने आदर्श खुद तय करने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।